नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके समक्ष एम लक्ष्मीकांत के साथ हाजिर हैं। और एम लक्ष्मीकांत में आज हम जो पढ़ेंगे वो है संसद में विधायी प्रक्रिया। हम पढ़ रहे हैं संसद, और यह संसद का तीसरा भाग आपके समक्ष प्रस्तुत है। और संसद में विधायी प्रक्रिया समझते हैं। विधायी प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में संपन्न होती है। प्रत्येक सदन में हर विधेयक समान चरणों के माध्यम से पारित होता है। संसद में पेश होने वाले विधेयक दो तरह के होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। इनको क्रमशः सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक सदस्यों के विधेयक भी कहते हैं। मतलब सरकारी विधेयक को हम सरकारी सदस्यों के विधेयक कहते हैं और गैर सरकारी विधेयक को हम गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक भी कहते हैं। यद्यपि दोनों समान प्रक्रिया के तहत सदन में पारित होते हैं, किंतु उनमें विभिन्न प्रकार का अंतर है। समान प्रक्रिया है लेकिन फिर भी अंतर है, और ये जो अंतर है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, गैर सरकारी विधेयक में क्या अंतर है, सरकारी विधेयक में क्या अंतर है, आप समझिएगा। पहले तो सरकारी विधेयक जो हैं इसे संसद में मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। गैर सरकारी विधेयक को संसद में मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। ठीक है, सरकारी विधेयक जो हैं इसमें सरकार की नीतियों को प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि सरकारी विधेयक सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है, सत्तारूढ़ दल की नीतियों को प्रदर्शित करता है सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक ये सार्वजनिक मामले पर विपक्षी दल के मंतव्य को प्रदर्शित करता है, प्रतिदर्शित करता है। मतलब गैर सरकारी विधेयक जो होता है सार्वजनिक मामले पर विपक्षी दल जो होता है उसके मंतव्य को प्रतिदर्शित करता है। सरकारी विधेयक जो होता है वो संसद द्वारा पारित होने की पूरी उम्मीद होती है इससे, ठीक है, क्योंकि सरकार का बहुमत होता है। गैर सरकारी विधेयक जो है इससे संसद में पारित होने की उम्मीद कम होती है। सरकारी विधेयक सदन द्वारा अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। यानी सरकारी विधेयक जो होता है सदन द्वारा अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है सरकारी विधेयक में। गैर सरकारी विधेयक अस्वीकृत होने पर सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सरकारी विधेयक जो है सदन में पेश करने के लिए 7 दिनों का नोटिस होना चाहिए। गैर सरकारी विधेयक जो हैं सदन में पेश करने के लिए 1 माह का नोटिस होना चाहिए। सरकारी विधेयक जो है इससे संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से पेश किया जाता है, और इसका निर्माण संबंधित सदस्य की जिम्मेदारी होती है। तो ये है सरकारी और गैर सरकारी विधेयकों में अंतर। सबसे पहले ये समझते हैं कि संसद में प्रस्तुत विधेयकों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। संसद में जो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं वो 4 श्रेणी के होते हैं, 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। पहला साधारण विधेयक, दूसरा धन विधेयक। साधारण विधेयक क्या है उसको समझेंगे, धन विधेयक क्या उसको समझेंगे, फिर समझेंगे वित्त विधेयक क्या है और संविधान संशोधन विधेयक क्या है। तो समझते हैं एक एक करके। साधारण विधेयक किसे कहते हैं? साधारण विधेयक जो हैं वित्तीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषयों से संबद्ध विधेयक जो भी हैं साधारण विधेयक कहलाते हैं। धन विधेयक ये धन वित्तीय विषयों जैसे कर आरोपण, लोक व्यय इत्यादि से संबंधित जो धन विधेयक होते हैं वो धन विधेयक होते हैं। इसके अतिरिक्त वित्त विधेयक की बात करें तो ये विधेयक भी वित्तीय विषयों से ही संबंधित होते हैं, परंतु धन विधेयकों से भिन्न होते हैं। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक की बात करें तो ये विधेयक संविधान के उपबंधों में संशोधन से संबंधित होते हैं। ठीक है, संविधान में सभी चारों प्रकार के विधेयकों के संबंध में अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया विहित की गई है। यहाँ साधारण वित्त एवं धन विधेयक से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन किया जा रहा है। संविधान संशोधन विधेयक की चर्चा अध्याय 10 में की गई है और हम पढ़ चुके हैं संविधान संशोधन विधेयक को। ठीक है, और यहाँ हम समझेंगे केवल मतलब एक तो वित्त विधेयक और एक धन विधेयक, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हम समझते हैं साधारण विधेयक को। सबसे पहले प्रत्येक साधारण विधेयक संविधि पुस्तक में स्थान पाने से पूर्व संसद में निम्न 5 चरणों से गुजरता है। कोई भी साधारण विधेयक प्रथम इसका पाठन होता है। साधारण विधेयक संसद में किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये विधेयक दोनों सदनों में यानी लोकसभा राज्यसभा में कहीं भी हो सकता है प्रस्तुत। ये विधेयक मंत्री या सदस्य किसी के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, जब कोई सदन का सदस्य में ये विधेयक प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे पहले सदन में इसकी अग्रिम सूचना देनी पड़ती है। जब सदन इस विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दे देता है तो प्रस्तुतकर्ता इस विधेयक का शीर्षक एवं इसका उद्देश्य बताता है। इस चरण में विधेयक पर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं होती है जब वो शीर्षक और उद्देश्य पढ़ता है उस समय। ठीक, बाद में इस विधेयक को भारत के राजतंत्र में प्रकाशित किया जाता है
यदि विधेयक प्रस्तुत करने से पहले ही राजतंत्र में प्रकाशित हो जाए तो विधेयक के संबंध में सदन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। राजतंत्र में प्रकाशित होना जरूरी है, मतलब ये है, ठीक है। और ये विधेयक ये जो है कि पहले ही अगर जो है अगर सदन में प्रस्तुत होने उसकी अनुमति मिलने से पूर्व ही अगर राजपत्र में कोई भी राजपत्र उसमें प्रकाशित हो जाता है तो फिर विधेयक में सदन में उसकी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती पूर्व, ठीक है। और यहाँ जो अनुमति से मतलब है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि विधेयक अगर पहले से प्रस्तुत हो जाए तो यहाँ अनुमति का क्या अर्थ है। ध्यान दीजिएगा कि अगर लोकसभा के नियम के अनुसार देखें तो लोकसभा में एक नियम है 64 नंबर का नियम। तो लोकसभा में नियम 64 के अनुसार अध्यक्ष से इस संबंध में अनुरोध किया जा सकता है ताकि विधेयक गजट में विधेयक जो होता है गजट में प्रकाशित हो सके। पहले अनुरोध किया जा सकता है गजट में प्रकाशित होने के लिए। यद्यपि विधेयक को पुनः स्थापित यानी कि विधेयक को फिर से स्थापित करने के लिए विधेयक को पुनः स्थापित करने के लिए अनुमति हेतु कोई प्रस्ताव न किया गया हो, यदि इसे शामिल किया जाता है तो दोबारा इसे प्रकाशित करना जरूरी नहीं है। पहले से अगर शामिल कर दिया है राजपत्र में तो फिर गजट में शामिल करने के बाद में उसको फिर से प्रस्तुत करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये चीज़ है, आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले पाठन होता है और पाठन के लिए प्रस्तुत करना पड़ता है, अनुमति लेनी पड़ती है। अगर राजपत्र में पहले से प्रकाशित हो जाए तो फिर अनुमति की आवश्यकता नहीं होती सदन की। विधेयक का प्रस्तुतिकरण एवं उसका राजपत्र प्रस्तुतिकरण विधेयक का प्रस्तुतिकरण एवं उसका राजपत्र में प्रकाशित होना ही प्रथम पाठन कहलाते हैं। प्रस्तुतिकरण और उसका राजपत्र में प्रकाशित होना उसका प्रथम पाठन कहलाते हैं, ठीक है। अब द्वितीय पाठन, प्रथम पाठन होता है सबसे पहले, फिर द्वितीय पाठन का मतलब क्या है। इस चरण में विधेयक की न केवल सामान्य बल्कि विस्तृत समीक्षा की जाती है। इस चरण में, दूसरे चरण में, द्वितीय पाठन में विधेयक को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है। विधेयक के प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है। वास्तव में इस चरण के 3 उपचरण होते हैं। इस दूसरे द्वितीय पाठन के 3 उपचरण देखें तो साधारण बहस की अवस्था प्रथम चरण होगी, इसके अलावा समिति द्वारा जांच ये द्वितीय होगी और विचारणीय अवस्था तीसरी होगी। तो साधारण बहस की अवस्था जो द्वितीय पाठन है उसमें होती है, पहली चरण, और द्वितीय समिति द्वारा जांच करना और विचारणीय अवस्था। साधारण बहस की अवस्था क्या है देखिए, द्वितीय पाठन में विधेयक की छपी हुई प्रतियां सभी सदस्यों के बीच वितरित कर दी जाती हैं। सामान्यतया विधेयक के सिद्धांत एवं उपबंधों पर चर्चा होती है, लेकिन विधेयक पर विस्तार से विचार विमर्श नहीं किया जाता साधारण बहस की अवस्था में, ठीक है। साधारण बहस की अवस्था में इस चरण में संसद निम्न 4 में से कोई कदम उठा सकता है। संसद जो है वो निम्न में से कोई भी कदम उठा सकता है। क्या? इस पर तुरंत चर्चा कर सकता है चाहे तो, या इसके लिए कोई अन्य तिथि नियत कर सकता है कि भाई मान लो कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे। या दूसरा इसमें क्या कर सकता है, संसद की कोई साधारण बहस की अवस्था होती है उसमें कि इसे सदन की प्रवर समिति को सौंपा जा सकता है। कोई सदन की मान लो एक विशिष्ट प्रवर समिति है उसको सौंप सकते हैं। इसके अलावा इसे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को सौंपा जा सकता है, या इसे जनता के विचार के लिए सार्वजनिक किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। प्रवर समिति में उस सदन के सदस्य होते हैं जहां विधेयक लाया गया था। संयुक्त समिति में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। बात करते हैं दूसरी है समिति द्वारा जांच की अवस्था। तो द्वितीय पाठन में समिति द्वारा जांच क्या है। सामान्यतया विधेयक को सदन की एक प्रवर समिति को सौंपा जाता है। ये समिति विस्तार पूर्वक विधेयक पर खंडवार विचार करती है, लेकिन वह इसके मूल विषय में परिवर्तन नहीं करती। समीक्षा एवं परिचर्चा के उपरांत समिति विधेयक जो है वापस सदन को सौंप देती है। द्वितीय पाठन में तीसरा चरण है विचार विमर्श की अवस्था। प्रवर समिति से विधेयक प्राप्त होने के उपरांत सदन द्वारा भी विधेयक के समस्त उपबंधों की समीक्षा की जाती है, सदन करता है। विधेयक के प्रत्येक उपखंड पर खंडवार चर्चा एवं मतदान होता है। इस अवस्था में सदस्य संशोधन भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अवस्था में सदन के जो सदस्य हैं वो संशोधन भी प्रस्तुत कर सकते हैं, और यदि संशोधन स्वीकार हो जाते हैं तो विधेयक का हिस्से बन जाएंगे। अब तीसरा पाठन, तृतीय पाठन देखिए।
इस चरण में केवल विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होती है तथा विधेयक में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। यदि सदन का बहुमत इसे पारित कर देता है तो विधेयक पारित हो जाता है। इसके उपरांत जो है इस सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा विधेयक पर अपने विचार व स्वीकृति के लिए दूसरे सदन को भेजा जाता है। दोनों सदनों द्वारा पारित होने के उपरांत इसे संसद द्वारा पारित समझा जाता है। अब देखिए दूसरे सदन में विधेयक क्या समझता है, दूसरे सदन के लिए भेज देता है और दोनों सदनों से पारित हो जाता है, वो पारित समझा जाता है। दूसरे सदन में क्या होता है, एक सदन से पारित होने के उपरांत तो दूसरे सदन में भी विधेयक का प्रथम, द्वितीय, तृतीय पाठन होता है। वहाँ भी 3 पाठन होते हैं, यहाँ भी 3 पाठन होते हैं। इस संबंध में दूसरे सदन के समक्ष निम्न 4 विकल्प होते हैं। क्या? पहला ये विकल्प होता है, दूसरे सदन के पास कोई भी हो सकता है, चाहे राज्यसभा से लोकसभा में, चाहे लोकसभा से राज्यसभा में जाए, दोनों सदनों में ये प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया मतलब दूसरे टाइम जब दूसरे सदन में जब बाद में पहुंचता है उस सदन के पास क्या मतलब प्रक्रिया रहती है या वो क्या कर सकता है। निम्न 4 विकल्प होते हैं उसके पास। पहला विकल्प ये है कि ये विधेयक को उसी रूप में पारित कर प्रथम सदन को भेज सकता है बिना संशोधन के। ठीक है। दूसरा ये है कि यदि विधेयक को संशोधन के साथ पारित करके प्रथम सदन को पुनः विचारार्थ भेज सकता है। तीसरा, ये विधेयक को अस्वीकार कर सकता है। और चौथा है वो विधेयक पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही न करके उसे लंबित कर सकता है। तो ये 4 प्रकार की प्रक्रिया है। यदि दूसरा सदन किसी भी प्रकार के संशोधन के साथ विधेयक को पारित कर देता है या प्रथम सदन उस संशोधनों को स्वीकार कर लेता है तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है तथा इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। दूसरी ओर यदि सदन द्वारा किए गए संशोधनों को प्रथम सदन अस्वीकार कर देता है तो द्वितीय सदन को विधेयक पूर्ण रूपेण अस्वीकृत कर देता है, या फिर मान लो सपोज दैट अस्वीकार कर देता है संशोधनों को या पूर्ण रूप से, या द्वितीय सदन 6 मास तक कोई कार्यवाही नहीं करता है तो गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस तरह के गतिरोध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। यदि उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का बहुमत इस संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कर देता है तो उसे दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है। तो सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। इस समय राष्ट्रपति के समक्ष 3 विकल्प होते हैं। वो विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, वो विधेयक को रोक सकता है या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यदि राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे देता है तो अधिनियम बन जाता है, किंतु राष्ट्रपति अस्वीकार कर देता है तो निरस्त कर देता है या समाप्त कर देता है तो वह समाप्त हो जाता है। और यदि राष्ट्रपति को पुनर्विचार हेतु सदन के लिए वापस भेजता है और सदन के संशोधन के या बिना संशोधन के उसे राष्ट्रपति को दोबारा भेजता है तो राष्ट्रपति इस पर सहमति देने हेतु बाध्य होता है। इस प्रकार राष्ट्रपति वास्तव में निलंबनकारी वीटो का ही प्रयोग कर सकता है। निलंबनकारी वीटो का ही प्रयोग कर सकता है मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति के पास जो वीटो हैं उस वीटो के जरिए से वो निलंबनकारी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इसका अर्थ इतना सा है कि विभिन्न तरह के वीटो के लिए जो है अध्याय राष्ट्रपति की वीटो शक्ति जो है वो आपको देखना चाहिए। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति में विभिन्न तरह के हमने वीटो की चर्चा वहाँ पर की है। तो निलंबनकारी वीटो जो है राष्ट्रपति का एक वीटो है। बात करते हैं धन विधेयक की। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार कोई विधेयक तब धन विधेयक माना जाएगा जब उसमें निम्न वर्णित एक या एक से अधिक या समस्त उपबंध होंगे। धन विधेयक क्या होने चाहिए, उसमें क्या क्या शर्तें हैं कि धन विधेयक होगा। तब पहला कि कर का अधिरोपण या उसका उत्साधन या उसका परिहार या उसका परिवर्तन या विनियमन करता हो तो वह धन विधेयक माना जाएगा। दूसरा कि केंद्रीय सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनियमन करता हो तो भी वह धन विधेयक माना जाएगा। तीसरा, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना तो फिर वो धन विधेयक माना जाएगा। इसके अलावा भारत की संचित निधि से धन का विनियोग तो फिर वो धन विधेयक माना जाएगा। भारत की संचित निधि पर भारित किसी व्यय की उद्घोषणा, किसी भी प्रकार के व्यय की राशि में वृद्धि जो है ये भी धन विधेयक माना जाएगा। और भारत की संचित निधि या लोक लेखे में किसी भी प्रकार के धन की प्राप्ति, अभिरक्षा या इनसे व्यय या इनका केंद्र या राज्य की निधियों का लेखा परीक्षण भी धन विधेयक माना जाता है। उपरोक्त विनिर्दिष्ट किसी विषय का आनुषंगिक कोई विषय जो है वो धन विधेयक माना जाएगा। यद्यपि कोई धन विधेयक केवल निम्न कारणों से धन विधेयक नहीं माना जाएगा। कौन कौन से? जुर्माना या अन्य शास्तियों का अधिरोपण करता है तो वो धन विधेयक नहीं होगा। इसके अलावा अगर
नियुक्तियों के लिए फीसों या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग करता है तो भी वो धन विधेयक नहीं होगा। और किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है तो भी धन विधेयक माना जाएगा। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होता है और धन विधेयक के बारे में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो बताएगा है कि धन विधेयक है कि नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं। इसके निर्णय को किसी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो बताएगा धन विधेयक है कि नहीं है। जब धन विधेयक राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष इसे धन विधेयक के रूप में पृष्ठांकन करता है। संविधान में अब देखिए, जब धन विधेयक राज्यसभा में जाता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष इसे धन विधेयक के रूप में पृष्ठांकन करता है कि ये धन विधेयक है। संविधान में जो संसद है, संसद द्वारा धन विधेयक को पारित करने के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया विहित है। धन विधेयक केवल लोकसभा में केवल राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं, राज्यसभा में नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रकार के विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है। अगर धन विधेयक है मान लो कोई, और वो लोकसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं, राष्ट्रपति की सिफारिश से ही कर सकते हैं, तो इस प्रकार के धन विधेयक को हम सरकारी विधेयक कहते हैं तथा इसे केवल मंत्री ही प्रस्तुत कर सकता है, यानी सरकारी आदमी ही प्रस्तुत कर सकता है। लोकसभा में पारित होने के उपरांत इसे राज्यसभा के विचारार्थ भेजा जाता है। राज्यसभा के पास धन विधेयक के संबंध में प्रतिबंधित शक्तियां हैं। प्रतिबंधित है राज्यसभा के पास, ये धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती, यह केवल सिफारिश कर सकती हैं। 14 दिन के भीतर उसे इस पर स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा वह राज्यसभा द्वारा पारित समझा जाता है। लोकसभा के लिए यह आवश्यक नहीं होता कि वह राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार ही करे धन विधेयक पर। यदि लोकसभा किसी प्रकार की सिफारिश को मान लेती हैं तो इसे फिर से संशोधित विधेयक के रूप में दोनों सदनों द्वारा संयुक्त रूप से पारित समझा जाता है। लेकिन यदि लोकसभा किसी प्रकार की सिफारिश को नहीं मानती तो फिर इसे मूल रूप में दोनों सदनों द्वारा संयुक्त रूप से पारित समझा जाता है। यदि राज्यसभा इस विधेयक को 14 दिन तक वापस नहीं करती तो वह दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्ति काफ़ी सीमित है। दूसरी ओर साधारण विधेयकों के मामले में दोनों सदनों को समान शक्ति प्रदान की गई है। अंततः जब धन विधेयक को राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो वह या तो इस पर स्वीकृति दे देता है या फिर इसे रोक कर रख सकता है, लेकिन वह किसी दशा में इस पर विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। धन विधेयक पर राष्ट्रपति का क्या मतलब स्टैंड है, तो वो स्टैंड ये है कि वो या तो रोक सकता है या वापस रोक सकता है या स्वीकृति दे दे, वापस नहीं भेज सकता। सामान्यतः लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति ली जाती है और ये माना जाता है कि राष्ट्रपति से सहमत हैं और वैसे सहमति दे भी देते हैं। और साधारण विधेयक और धन विधेयक की तुलना हम करेंगे। पहले वित्त विधेयक को समझ लेते हैं। तो साधारण विधेयक और धन विधेयक क्या है, इसको हम समझेंगे। पहले समझ लेते हैं कि साधारण विधेयक और धन विधेयक में डिफरेंस क्या है। साधारण विधेयक, इसे लोकसभा में, राज्यसभा में कहीं भी पुनः स्थापित किया जा सकता है। ठीक। धन विधेयक जो है इसे लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। साधारण विधेयक इसे या तो मंत्री या गैर सरकारी सदस्य पुनः स्थापित क्या कर सकता है साधारण विधेयक, लेकिन धन विधेयक को इसको मंत्री द्वारा ही पुनः स्थापित किया जाता है। साधारण विधेयक ये बिना राष्ट्रपति की संस्तुति के पुनः स्थापित हो सकता है। धन विधेयक इसे सिर्फ राष्ट्रपति की संस्तुति से ही प्रस्तावित किया जा सकता है। साधारण विधेयक इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या स्वीकृत किया जा सकता है और धन विधेयक इसे राज्यसभा द्वारा संशोधन या स्वीकृत नहीं कर सकते। धन विधेयक को साधारण विधेयक जो है उससे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है और धन विधेयक को केवल 14 दिन के लिए। राज्यसभा भेजने के लिए अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत नहीं होती है साधारण विधेयक में, लेकिन अध्यक्ष के प्रमाणन की आवश्यकता होती है धन विधेयक में। लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा साधारण विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है और राष्ट्रपति असहमति की अवस्था में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। लेकिन लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है और दोनों सदनों के बीच असहमति का अवसर ही नहीं होता है। संयुक्त बैठक का कोई पाबंद है ही नहीं धन विधेयक में। लोकसभा में अस्वीकृत होने पर, मान लो धन विधेयक, साधारण विधेयक की बात कर रहा हूँ मैं, साधारण विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत हो जाता है तो सरकार को त्याग पत्र देना पड़ सकता है। इसे मंत्री ने पुनर्स्थापित किया हो, अगर मान लो यदि इसे मंत्री ने पुनर्स्थापित किया हो तो उसे त्याग पत्र तक देना पड़ सकता है लोकसभा में अस्वीकृत होने पर। ऐसा कोई विधेयक मान लो अगर प्रस्तुत कर रहा है और उस पर लोकसभा सहमति नहीं है तो फिर उस मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ सकता है। लेकिन धन विधेयक के मामले में लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है, पड़ सकता नहीं, पड़ता है।
लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, मंत्री को नहीं, सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। अगर मान लो साधारण विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत हो जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर मान लो धन विधेयक है वो, और धन विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत हो जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, मतलब देना ही पड़ेगा। इसके बाद अगर बात करें साधारण विधेयक की, तो इसे अस्वीकृत, पारित या राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति, अगर धन विधेयक की बात करें तो अस्वीकृत कर सकता है, पारित कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। जैसे एक विधेयक जिसमें ऋण संबंधी खंड हो लेकिन वह विशिष्ट ऋण से संबंध न हो, वित्त विधेयक। वित्त विधेयक एक जो है दो रूपों में धन विधेयक के समान है। अब हम समझेंगे सबसे पहले तो विधेयकों को। तो बात करें वित्त विधेयक की, तो वित्त विधेयक क्या होता है? साधारणतया वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जो वित्तीय मामलों जैसे राजस्व या व्यय से संबंधित होता है। इसे आगामी वित्तीय वर्ष में किसी नए प्रकार के कर लगाने या कर में संशोधन आदि से संबंधित विषयों पर शामिल करते हैं। मतलब इसमें इस तरह के विषय शामिल होते हैं। वित्त विधेयक निम्न तीन प्रकार के होते हैं। वित्त विधेयक में तीन प्रकार के हैं, तो धन विधेयक, दूसरा वित्त विधेयक एक और वित्त विधेयक दो। तीसरा हो गया वित्त विधेयक, मतलब दो प्रकार तो हो गए, वित्त विधेयक एक और वित्त विधेयक दो, और एक हो गया धन विधेयक। धन विधेयक अनुच्छेद 110 के अंतर्गत, वित्त विधेयक एक जो होता है अनुच्छेद 117(1) के अंतर्गत, और वित्त विधेयक दो जो है वो 117(3) के अंतर्गत। तो 117 अनुच्छेद जो है उसमें वित्त विधेयकों की बात होती है और धन विधेयक की बात 110 में होती है। वित्त विधेयक दो प्रकार के हैं और अनुच्छेद भी उसमें 117 में भी दो अलग अलग श्रेणियां बन रखी है 117 की। अब देखिए तीन प्रकार के धन विधेयक हैं। वर्गीकरण के अनुसार सभी धन विधेयक वित्त विधेयकों की श्रेणी में आते हैं। यद्यपि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। देखिए यद्यपि सभी धन विधेयक जो होते हैं, जितने भी धन विधेयक जो होते हैं, एक नंबर का विधेयक जो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है, 110 के अंतर्गत आने वाला विधेयक जो होता है वो 117 में तो आ ही जाएगा, लेकिन 117 में आने वाला हर विधेयक 110 के अंतर्गत नहीं आता है। मतलब ये है कि जितने भी धन विधेयक होते हैं वो सारे वित्त विधेयक होते हैं। धन विधेयक जो 110 में आता है, 110 वाला ऑटोमेटिकली 117 में होगा। मतलब 117 जो है वो बहुत ज़्यादा विस्तार से समझाया हुआ है विधेयकों के बारे में, और 110 वाला विधेयक भी 117 में आ ही जाता है। मतलब धन विधेयक जो होता है वो वित्त विधेयक तो होता ही होता है, किंतु वित्त विधेयक जो है उसमें कुछ ऐसे प्रकार हैं, वो हर प्रकार जो है आपको 110 में नहीं मिलेंगे। मतलब हर वित्त विधेयक जो है धन विधेयक नहीं होता है, केवल वे वित्त विधेयक ही धन विधेयक होते हैं जिनका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 110 में किया गया हो। 110 जो है सीमित है, 110 बहुत विस्तृत समझाया हुआ है। धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा भी धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया जा सकता है। ठीक, धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा भी धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया जा सकता है। वित्त विधेयक 1 और 2 पर चर्चा संविधान के अनुच्छेद 117 में की गई है। अब बात करते हैं वित्त विधेयकों की। तो वित्त विधेयक एक वित्त विधेयक एक वह विधेयक है जिसमें अनुच्छेद 110 में उल्लिखित सभी मामले होते हैं। इसके अलावा अन्य मामले भी आते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि अनुच्छेद 117 में विस्तार से समझाया हुआ है। वित्त विधेयक एक जो है उसमें 110 वाले मामले तो आते ही आते हैं, 110 वाले सारे विधेयक धन विधेयक शामिल है उसमें। लेकिन एक विधेयक जिसमें ऋण संबंधी खंड हो व विशिष्ट ऋण से संबंध न हो, वित्त विधेयक एक में दो रूप धन विधेयक के समान है। अब देखिए वित्त विधेयक एक जो है उसमें कौन से दो रूप हैं कि दोनों लोकसभा में पेश किए जाते हैं और दोनों राष्ट्रपति की सहमति के बाद पेश किए जा सकते हैं। वित्त विधेयक एक दो रूपों में धन विधेयक के समान है। वित्त विधेयक जो है कैसे धन विधेयक के बराबर है, तो वित्त विधेयक एक जो है उसे दोनों सदनों में दोनों जो है लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं। किसको? धन विधेयक को भी हमें लोकसभा में पेश कर सकते हैं और वित्त विधेयक जो एक होता है उसको भी हम लोकसभा में पेश कर सकते हैं। तो दोनों जो है लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं। तो इस मामले में वित्त विधेयक एक जो है धन विधेयक के समान है, और वैसे भी धन विधेयक वित्त विधेयक एक के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा दूसरी समानता जो वित्त विधेयक एक और धन विधेयक में है वो है कि दोनों राष्ट्रपति की सहमति के बाद पेश किए जा सकते हैं, यानी कि दोनों एक तो लोकसभा में ही पेश कर सकते हैं और दोनों की सहमति के बाद ही पेश करेंगे। अन्य सभी मामलों में वित्त विधेयक एक जो है वह धन विधेयक है जिससे उसी प्रकार व्यवहृत मतलब अन्य सभी मामलों में वित्त विधेयक एक वह विधेयक हैं जिससे उसी प्रकार व्यवहृत किया जाता है जैसे कि साधारण विधेयक की तरह ही होता है। और बाकी मामलों में वित्त विधेयक एक जो होता है वो होता है धन विधेयक की तरह। तथापि इसे राज्यसभा द्वारा स्वीकार अस्वीकार किया जा सकता है।
फिर भी इसको हम क्या कर सकते हैं, राज्यसभा द्वारा स्वीकार भी किया जा सकता है, अस्वीकार भी किया जा सकता है। हालांकि इस संबंध में किसी भी सदन द्वारा विधेयक को प्रस्तावित कर आदि को तब तक कम या समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक राष्ट्रपति इसकी सहमति न दे दे। राष्ट्रपति सहमति दे देगा तब इसको आप कर सकते हैं। यानी फैक्स की कमी या समाप्ति के प्रावधान और प्रावधान, मतलब फैक्स की कमी या प्रावधान, फैक्स की कमी या समाप्ति के लिए प्रावधान और संशोधन के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की जाती है। राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। मतलब यह है कि फैक्स की कमी या समाप्ति के लिए प्रावधान और संशोधन के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। यदि इस प्रकार के विधेयक में दोनों सदनों के बीच में कोई गतिरोध होता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों के गतिरोध को समाप्त करने के लिए संयुक्त बैठक बुला सकता है। वित्त विधेयक 1 की बात कर रहा हूं मैं। जब वित्त विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत हो जाता है, मतलब विधेयक जब राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो वह या तो विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है, रोक सकता है या पुनर्विचार के लिए सदन में वापस भेज सकता है वित्त विधेयक 1 को। बात करते हैं वित्त विधेयक 2 की। वित्त विधेयक दूसरा प्रकार ये। वित्त विधेयक 2 क्या है? एक वित्त विधेयक 2 जो है, एक वित्त विधेयक 2 भारत में किसी संचित, भारत में वित्त विधेयक 2 की बात करते हैं तो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय संबंधी उपबंध होते हैं इसमें, लेकिन इसमें वह कोई मामला नहीं होता जिसका अनुच्छेद 110 में उल्लेख होता है। यानी अनुच्छेद 110 वाला केवल वित्त विधेयक 1 के अंदर कहता था, वित्त विधेयक 2 बिल्कुल अलग है। इसे साधारण विधेयक की तरह प्रयोग किया जाता है। इसके लिए भी प्रक्रिया वही अपनाई जाती है जो साधारण विधेयक के लिए अपनाई जाती है। यानी इस विधेयक की एकमात्र प्रमुख विशेषता ये है कि सदन के किसी भी सदन द्वारा इसे प्रस्तुत तब तक पारित नहीं किया जा सकता राष्ट्रपति सदन को ऐसा करने का अनुशंसा न दे। कोई नहीं कर सकता इस विधेयक को, जो वित्त विधेयक 2 है उसको कोई भी पारित नहीं कर सकता जब तक राष्ट्रपति दोनों सदन में से किसी भी सदन को पारित करने की अनुमति न दे दे। वित्त विधेयक 2 को संसद के किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है तथा इसे प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। वित्त विधेयक 2 जो है उसमें आवश्यकता नहीं होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं राष्ट्रपति की अनुशंसा परिचय के स्तर पर नहीं लेकिन विचार के स्तर पर जरूरी है। दोनों ही सदन इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि इस प्रकार के विधेयक में दोनों सदनों के बीच में कोई गतिरोध होता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों के गतिरोध को समाप्त करने के लिए संयुक्त बैठक बुला सकता है। वित्त विधेयक 2 में जब विधेयक को राष्ट्रपति प्रस्तुत करता है, जब विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए सदन में वापस भेज सकता है। तो ये है विधेयक की बात। अब हम दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को समझते हैं। किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की एक असाधारण व्यवस्था की गई है। यह निम्नलिखित 3 में से किसी एक परिस्थिति में बुलाई जा सकती है। 3 में से किसी एक परिस्थिति में बुला लेंगे। मतलब 3 परिस्थितियां ऐसी जहां पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती हैं। जब एक सदन द्वारा विधेयक पारित कर दूसरे को भेजा जाता है तो 3 परिस्थितियां होती है। देखिए, यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो तब संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ठीक। दूसरा, यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से असहमत हो तो। तीसरा, दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक को पास किए 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया हो तो भी बुला सकते हैं। अस्वीकृत कर दे, संशोधन अस्वीकृत कर दे या 6 महीने से ज़्यादा टाइम ले ले तो। उपरोक्त 3 परिस्थितियों में विधेयक को निपटाने और इस पर चर्चा करने और मत देने के लिए राष्ट्रपति दोनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त बैठक साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामलों में ही आहूत की जा सकती है। धन विधेयक या संशोधन विधेयक के बारे में इस प्रकार की संयुक्त बैठक आहूत करने की कोई व्यवस्था नहीं है। कौन कौन सा संयुक्त बैठक हो सकती है? ध्यान दीजिए, विधेयक का परिस्थितियां बता दूंगा 3 कौन कौन सी परिस्थितियों में बुलाई जा सकती है, लेकिन किस विधेयकों में मामले में वो कौन सा है परिस्थितियां केवल जो है उसमें बुलाई जा सकती हैं। एक तो साधारण विधेयक में और एक वित्त विधेयक में। वित्त विधेयक 110 वाला, अनुच्छेद 110। धन विधेयक और संशोधन विधेयक के बारे में इस तरह की चीजें नहीं है। वित्त विधेयक कौन सी? वित्त विधेयक 1 और वित्त विधेयक 2 दोनों जो 117 के अंतर्गत आते हैं, उन 117 के अंतर्गत आने वाले जो विधेयकों को जो है उसमें संयुक्त बैठक बुला सकते हैं और साधारण विधेयक बुला सकते हैं। धन विधेयक के बारे में 110 के अंतर्गत आने वाले में कोई सा मतलब संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक साधारण विधेयक या धन विधेयक के मामले में आहूत की जा सकती हैं। धन विधेयक और साधारण विधेयक, एक तो साधारण विधेयक में संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती हैं।
साधारण विधेयक और एक वित्त विधेयक के मामले में, ठीक। लेकिन धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के बारे में इस प्रकार की संयुक्त बैठक आयोजित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब आपको ये समझना है कि अनुच्छेद 110 के अंतर्गत जो विधेयक है वो है धन विधेयक, 110 धन विधेयक। 117 में जो 117 की धारा 1 है उसमें तो है वित्त विधेयक 1 और 117 की धारा 3 है उसमें वित्त विधेयक 2 है। तो वित्त विधेयक जो 117 के अंतर्गत आते हैं उस वित्त विधेयक में संयुक्त बैठक आहूत करने की अनुमति है कि नहीं है, बताओ। उस वित्त विधेयक के मामले में आहूत की जा सकती हैं, साधारण विधेयक में भी की जा सकती हैं और वित्त विधेयक में भी की जा सकती है 117 वाले में। लेकिन धन विधेयक 110 वाले में और संविधान संशोधन विधेयक के बारे में इस प्रकार की बैठक आयोजित करने की व्यवस्था नहीं है। धन विधेयक के मामले में संपूर्ण शक्तियां लोकसभा को हैं, जबकि संविधान संशोधन विधेयक के बारे में दोनों सदनों को अलग अलग पारित करना आवश्यक है। 6 माह की अवधि में उस समय को नहीं गिना जाता है। अन्य सदन में 4 क्रमिक दिनों हेतु सत्रावसान या स्थगन हो रहे हैं। मतलब 6 माह की अवधि में उस समय को नहीं गिना जाता जब सदन में 4 क्रमिक दिनों हेतु सत्रावसान या स्थगन हो रहा हो। मान लो 4 लगातार दिनों से अगर सत्रावसान हो रखा हो या स्थगन हो रखा हो अगर सदन का, तो वो 6 माह की अवधि में नहीं गिने जाते हैं, उनको काट करके गिने जाते हैं। यदि विधेयक लोकसभा में विघटन के कारण छूट जाता है तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। लेकिन संयुक्त बैठक तब बुलाई जा सकती है जब राष्ट्रपति इस प्रकार की बैठक की नोटिस जारी कर देते हैं जो लोकसभा विघटन से पूर्व जारी कर दिया गया हो। राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार का नोटिस देने के बाद कोई भी सदन का विधेयक इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष ये दायित्व निभाता है। यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का उपसभापति ये दायित्व निभाता है, और यदि राज्यसभा का उपसभापति भी अनुपस्थित हो तो संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा इस बात का निर्णय किया जाता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। यहाँ ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि साधारण स्थिति में इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राज्यसभा का सभापति नहीं कर सकता। राज्यसभा का सभापति जो है साधारण विधेयक की स्थिति में इस तरह की अध्यक्षता नहीं कर सकता, क्योंकि वह किसी भी सदन का सदस्य होता ही नहीं है। इस संयुक्त बैठक का कोरम दोनों सदस्यों की कुल सदस्यता का 1 से 10 होता है भाग। मतलब इस संयुक्त बैठक का जो कोरम है दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग हैं। और संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होती हैं, न कि राज्यसभा के नियमों के अनुसार। यदि विवादित विधेयक को इस संयुक्त बैठक में दोनों सदनों के उपस्थित एवं मत देने वाले संस्था की संख्या के बहुमत से पारित किया जाता है, ये माना जाता है कि विधेयक को दोनों सदनों में पारित कर दिया गया है। सामान्यतः यदि विवादित विधेयक को संसद की संयुक्त बैठक में दोनों सदनों में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की संख्या के बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो ये माना जाता है कि विधेयक को दोनों सदनों की सहमति पारित कर दिया है। सामान्यतः लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण संयुक्त बैठक में ज़्यादा शक्ति उनकी होती है। संविधान में ये उपबंध है कि इस संयुक्त बैठक में कोई भी संशोधन केवल 2 परिस्थितियों के अलावा नहीं किए जा सकते। संविधान में ये उपबंध है कि संयुक्त बैठक कोई भी 2 संशोधन की संशोधन केवल 2 परिस्थितियों के अलावा नहीं किया जा सकता। मतलब ये है कि संविधान में ये उपबंध कर रखा है कि संयुक्त बैठक जो है, संयुक्त बैठक में कोई भी संशोधन नहीं कर सकते केवल 2 परिस्थितियों के अलावा। अब कौन सी 2 परिस्थितियां जिनके अलावा संयुक्त बैठक में हम संशोधन नहीं कर सकते, संविधान में ये उपबंध कर रखा है। तो कौन सी 2 परिस्थितियां जिनमें जो है संशोधन कर सकते हैं संयुक्त बैठक में, वे ये हैं कि वे संशोधन जिनके बारे में दोनों सदन अंतिम निर्णय न ले पाए, उस स्थिति में संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा वे संशोधन जो विधेयक को पारित करने के में विलंब होने के कारण अनिवार्य हो गए हो, मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गए और अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना हो, तो ऐसी स्थिति में संशोधन किया जा सकता है। 1950 से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को 3 बार बुलाया गया है। 1950 से लेकर के अब तक 3 बार ऐसी स्थिति बनी है जब संयुक्त बैठक बुलानी पड़ गई है, और वो है एक तो दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960। दहेज प्रतिषेध विधेयक जो है 1960 में लाया गया, उसमें संयुक्त बैठक करवाई गई। इसके अलावा बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977 और आतंकवाद निवारण विधेयक 2002। संसद में बजट, संविधान ने बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा है। संविधान जो है उस संविधान में बजट जो होता है उसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। दूसरे शब्दों में बजट शब्द का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है।
यह वार्षिक वित्तीय विवरण का नाम प्रचलित है। इसका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 112 में किया गया है। इसमें वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार को अनुमानित प्राप्तियों और खर्च का विवरण होता है, जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक होता है। बजट में निम्नलिखित शामिल हैं। बजट में कौन कौन है? राजस्व और पूंजी की अनुमानित प्राप्तियाँ, दूसरा राजस्व बढ़ाने के उत्पाद एवं साधन, तीसरा खर्च का अनुमान, और चौथा वास्तविक प्राप्तियाँ एवं खर्च का विवरण, पांचवा आने वाले साल के लिए आर्थिक और वित्तीय नीति, कर व्यवस्था, खर्च की योजना एवं नई परियोजना। 2017 तक भारत सरकार के 2 बजट होते थे, रेलवे बजट, आम बजट। पहले बजट में सिर्फ रेलवे मंत्रालय का आय व्यय शामिल होता था, जब आम बजट जबकि जो है उसमें भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और रेलवे के आय व्यय को छोड़कर आय व्यय का विवरण जो है सभी भारत के सभी मंत्रालयों का होता था। रेलवे बजट को आम बजट से एक वर्ष समिति रिपोर्ट 1921 की सिफारिश पर 1924 से पृथक किया गया था। रेलवे बजट को आम बजट से एक वर्ष समिति रिपोर्ट 1921 की सिफारिश पर 1924 से पृथक किया गया था। इसके कारण निम्नलिखित थे। अब अलग अलग किया गया, 1921 की जो रिपोर्ट थी उससे 1924 में रेलवे बजट को अलग किया गया। रेलवे बजट को आम बजट से अलग करके एक अलग बजट बनाया गया और ये 1924 में किया गया, और उसमें किया गया था एक वर्ष समिति रिपोर्ट 1921 की रिपोर्ट के मुताबिक। अब अलग करने के कारण देखिए, रेल वित्त में लचीलापन लाना। कारण क्या है? एक तो रेलवे वित्त जो है उसमें से लचीलापन लाना, दूसरा रेलवे की नीति निर्धारण के अवसर उपलब्ध कराना, तीसरा रेलवे राजस्व से सुनिश्चित वार्षिक अंशदान उपलब्ध कराकर सामान्य राजस्वों की सततता सुनिश्चित करना, और चौथा रेलवे को अपने विकास के लिए कार्यरत करना। साधारण राजस्व को नियत वार्षिक भाग अदा करने के बाद में रेलवे को विकास के लिए कार्यरत बनाने के लिए 1924 में 1921 की एक वर्ष समिति रिपोर्ट से रेलवे बजट को आम बजट से पृथक किया गया। 2017 में केंद्र सरकार ने रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में समाहित करने का निश्चय किया, इसलिए अब भारत सरकार के लिए केवल एक बजट यानी कि यूनियन बजट है। 2017 में क्या किया गया? इनको सम्मिलित कर लिया गया। 2017 में भारत के 2 बजट होते थे 2017 तक, लेकिन अब जो हैं ये बजट कितने हो गए हैं? एक बजट हो गए हैं। अब इसको कहते हैं यूनियन बजट। अब हम समझते हैं संवैधानिक उपबंध। संविधान में बजट के क्रियान्वयन को लेकर निम्नलिखित व्यवस्थाएं उल्लेखित हैं। पहली, राष्ट्रपति इसे हर वित्त वर्ष में संसद के दोनों सदनों में पेश करवाएगा। दूसरा, बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के कोई अनुदान की मांग नहीं की जाएगी। तीसरा, समेकित विधि निर्मित विनियोग के भारत की संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जाएगा। चौथा, बिना राष्ट्रपति के संस्तुति के कर निर्धारण वाला कोई विधेयक संसद में पुनर्स्थापित नहीं होगा। इस तरह के किसी विधेयक को राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। यानी कि कोई भी विधेयक जो है राष्ट्रपति की बिना सहमति की संस्तुति की निर्धारित करने वाला, कर निर्धारित वाला, यानी कि वित्त विधेयक जो है, टैक्स लगाने वाला विधेयक जो है राष्ट्रपति की संस्तुति के बाद ही कर सकते हैं और राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं कर सकते, ये बात तो है ही। इसके अलावा पांचवा, विधि प्राधिकृत के सिवाय, मतलब विधि प्रकृत कर दे तो अलग बात है, विधि प्राधिकृत करने के सिवाय किसी कर की उगाही या संग्रहण नहीं कर सकते। यानी एक विधि लानी पड़ेगी प्रॉपर, उस विधि के द्वारा ही टैक्स यानी कि कर की उगाही या उस कर का संग्रहण या कलेक्शन कर सकते हैं। छठी, संसद किसी कर को कम या समाप्त कर सकती है। संसद किसी टैक्स को कम भी कर सकती है, समाप्त कर सकती है, लेकिन इसे बढ़ा नहीं सकती संसद। संविधान में संसद के दोनों सदनों की बजट के संबंध में संबंधित भूमिका निम्नलिखित मामलों से व्याख्यायित किया गया है। देखिए, संविधान जो है उस संविधान में संसद के दोनों सदनों की बजट जो है उस बजट के संबंध में संबंधित भूमिका जो है निम्नलिखित मामलों में व्याख्यायित की गई है। संसद के दोनों सदनों की बजट जो है उसके बारे में क्या कहा गया है? पहला, धन विधेयक या वित्त विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। धन विधेयक को चाहे वित्त विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तावित कर ही नहीं सकते, इसे केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। दूसरा, राज्यसभा को अनुदान मांग पर मतदान की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्यसभा जो है उसको अनुदान मांग जो होती हैं उस पर मतदान करने की पावर नहीं है। ये लोकसभा को प्राप्त है कि विशेष सुविधा प्राप्त है कि वो राज्यसभा के अनुदान मांग पर भी मतदान कर सकते हैं। इसके अलावा राज्यसभा को 14 दिन में धन विधेयक को लोकसभा को लौटा देना होगा। धन विधेयक जो है उस पर पाबंदी है राज्यसभा पर कि वो 14 दिन में दे सकती हैं। साधारण विधेयक में 6 महीने लगा सकती हैं।
लोकसभा इस संबंध में राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। जरूरी नहीं है कि राज्यसभा ने जो सिफारिश दी उसको माने ही माने लोकसभा। तो 8वां बिंदु जो है वो है कि बजट में व्यय अनुमान को भारत की संचित विधि पर भारित व्यय और भारत की संचित निधि से किए गए व्यय को पृथक पृथक दिखाना चाहिए। मतलब ये है कि बजट में व्यय अनुमान को भारत की संचित विधि पर भारित व्यय, बजट जो है उसमें अनुमान व्यय जो है उसको भारत की संचित विधि पर भारित व्यय और भारत की संचित निधि से किए गए व्यय को पृथक पृथक दिखाना होगा। मतलब अनुमान क्या लगाया और कितना खर्च किया वो अलग अलग दिखाना होगा। बजट राजस्व खाते से व्यय और अन्य व्ययों को पृथक दिखाएगा। बजट जो है राजस्व खाते से व्यय करेंगे वो अलग होगा और अन्य व्ययों को जो है पृथक दिखाएगा। इसके अतिरिक्त संवैधानिक उपबंध देखें तो बजट के संदर्भ में संवैधानिक उपबंध 10वां जो है वो है कि भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है पर चार्ज किया गया खर्च संसद में मत के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। हालांकि इस पर संसद में चर्चा हो सकती है। बात करते हैं भारित व्यय की। बजट में दो प्रकार के व्यय शामिल होते हैं, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय और भारत की संचित निधि से किए गए व्यय। भारित व्ययों के संबंध में संसद में मतदान नहीं होता है, अर्थात इस पर केवल चर्चा होती है, मतदान नहीं होता है। जब अन्य प्रकार का मतदान कराया जाता है तो भारित व्ययों की सूची निम्नानुसार है। अन्य प्रकार का मतदान कराया जाता है, भारित व्ययों की सूची जो है अन्य प्रकार के जो है उस पर मतदान कराया जाता है, लेकिन भारित जो व्यय होता है उस संबंध में मतदान होता नहीं है। भारित व्यय कौन कौन से पहले देख लीजिए। राष्ट्रपति की परिलब्धियां एवं भत्ते एवं उसके कार्यकाल अन्य व्यय जो है भारित व्यय हैं। राष्ट्रपति की परिलब्धियां, राष्ट्रपति की भत्ते, उसके कार्यालय के लिए जो व्यय होते हैं अन्य व्यय, वो सभी राष्ट्रपति के व्यय जो हैं वो भारित व्यय हैं, उनको करना ही पड़ेगा, उस पर चर्चा हो ही नहीं सकती, मतदान हो ही नहीं सकता। इसके अलावा उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते, ये सब भारित व्यय माने जाते हैं। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, उसके उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन जज के भत्ते, वेतन, पेंशन, वो भी भारित व्यय हैं। इसके अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन जो हैं वो भी भारित व्यय हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते, पेंशन। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी के अध्यक्ष, उसके सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं वेतन की परीक्षा। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय एवं संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालयों के प्रशासनिक व्यय, जिनमें इन कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के वेतन, भत्ते, पेंशन भी शामिल होते हैं। इसके अलावा ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर हैं, जिनके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप, निधि भार, मोचन भार, उधार लेने एवं ऋण सेवा एवं ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय हैं, वो भी भारित व्यय होते हैं। इसके अलावा न्यायालय या मध्यस्थम अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंगर की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियां भी, ठीक है। इसके अलावा संसद द्वारा विहित कोई अन्य व्यय है वो भी भारित व्यय में आता है। अब देख लें पारित होने की प्रक्रिया क्या है। संसद में बजट निम्नलिखित 6 चरणों से गुजरता है। बजट प्रस्तुत होने के 6 चरण हैं। बजट का प्रस्तुतिकरण, दूसरी उस पर आम बहस, तीसरी विभागीय समितियों द्वारा उस पर जांच, चौथा अनुदान की मांग पर मतदान, ठीक। इसके अलावा छठा विनियोग विधेयक का पारित होना और पांचवा विनियोग विधेयक का पारित होना और छठा वित्त विधेयक का पारित होना। देखिए बजट को निम्नलिखित 6 चरणों से गुजरता है। पहला बजट है बजट का प्रस्तुतिकरण। तो सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण समझते हैं। 6 चरण हैं, उसमें बजट किस तरह से प्रस्तुत होता है। पहला है बजट का प्रस्तुतिकरण। परंपरा से बजट लोकसभा के वित्त मंत्री द्वारा फरवरी माह में अंतिम कार्य दिन को प्रस्तुत किया जाता है। 2017 में बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाने लगा। 2017 में बजट अब 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाने लगा, ठीक। मतलब ये है कि परंपरा से तो बजट लोकसभा के वित्त मंत्री के द्वारा फरवरी माह के अंतिम कार्य दिन को प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि 28 फरवरी को या 29 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन 2017 में बजट जो है अब 1 फरवरी को प्रस्तुत करते हैं। बजट को सदन के 2 या अधिक खंडों में प्रस्तुत किया जाता है। सदन जो है बजट को जो है सदन के 2 खंडों या अधिक में प्रस्तुत किया जा सकता है। जब ऐसी परिस्थिति होती है कि प्रत्येक खंड को भी एक बजट के रूप में व्यवहृत किया गया है, साथ ही बजट पर उस दिन चर्चा नहीं होती है जिस दिन उसे प्रस्तुत किया जाता है, उस दिन चर्चा नहीं होती है।
बजट को प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री सदन में जो भाषण देता है उसे बजट भाषण कहते हैं। लोकसभा में भाषण के अंत में मंत्री बजट प्रस्तुत करता है। लोकसभा जो होता है उसमें लोकसभा में भाषण के अंत में मंत्री बजट प्रस्तुत करता है, और राज्यसभा में से बाद में, राज्यसभा जो उसमें बाद में पेश किया जाता है, और लोकसभा में भाषण के अंत में मंत्री पेश करता है। राज्यसभा में बाद में प्रस्तुत कर देंगे, पहले लोकसभा में होता है। राज्यसभा को अनुदान मांगों पर कटौती का कोई अधिकार नहीं है। अनुदान मांगे जो होती है उन पर कटौती का कोई अधिकार नहीं है राज्यसभा को। संसद में प्रस्तुत बजट दस्तावेज में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। संसद जो होती है उसमें बजट दस्तावेज जो होता है उस बजट दस्तावेज में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। संसद में बजट दस्तावेज में, संसद में प्रस्तुत बजट दस्तावेज में निम्नलिखित सम्मिलित हो रहे हैं। पहला बजट भाषण, दूसरा वार्षिक वित्तीय विवरण, तीसरा अनुदान मांग, चौथा विनियोग विधेयक, पांचवा वित्त विधेयक, और चौथा है FRBM एक्ट। FRBM एक्ट यानी कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जो 2003 का है, जिसको हम कहते हैं वित्तीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत अनिवार्य विवरण। तो ये सब बजट में दस्तावेज में प्रस्तुत किया जाता है। बजट में एक तो बजट भाषण होता है, ठीक, भाषण देना होगा। इसके अलावा वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, उसमें अनुदान मांग होती हैं, विनियोग विधेयक होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं। इसके अलावा FRBM एक्ट जो होता है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 का है, उसके अंतर्गत अनिवार्य विवरण उसमें शामिल होते हैं। और कौन कौन से 2003 के इस एक्ट के अंतर्गत FRBM जो एक्ट है उस एक्ट के अंतर्गत शामिल होते हैं। FRBM एक्ट 2003 का जो है वित्तीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003, इसके अंतर्गत एक तो होता है मेट्रो इनोमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। 2003 के एक्ट में क्या क्या गतिविधियां शामिल होती हैं? पहला विवरण देखिए, मेट्रो इनोमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। दूसरा, राजकोषीय नीति रणनीति विवरण, यानी कि फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट। तीसरा जो होता है वो है व्यय बजट, यानी कि एक्सपेंडिचर प्रोफाइल। चौथा, प्राप्ति बजट, यानी कि रिसिप्ट बजट। पांचवा, व्यय स्वरूप। व्यय का मतलब है एक्सपेंडिचर प्रोफाइल जो है, व्यय बजट भी होता है और व्यय स्वरूप भी। इसके अलावा वित्त विधेयक के प्रावधानों की व्याख्या का ज्ञापन उसमें शामिल होता है एक्ट के अंतर्गत। इसके अलावा बजट पर एक झलक भी उसमें प्रस्तुत होती है, और परिणाम बजट यानी कि आउटकम जो है उसमें बजट भी शामिल होता है। तो पहले बजट के साथ देखिए, पहले बजट के साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण को भी संसद में प्रस्तुत किया जाता था। अब इसे बजट प्रस्तुत करने के 2-3 दिन पहले प्रस्तुत किया जाता था। मतलब अब इसे बजट प्रस्तुत करने के 2-3 दिन पहले प्रस्तुत किया जाता था। ये प्रतिवेदन वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है, जो देश की आर्थिक दशा को दर्शाता है। अब देखिए, दूसरा है आम बहस। आम बहस क्या होती है? प्रस्तुतिकरण के बाद आम बहस। प्रस्तुतिकरण करने के बाद बजट पर आम बहस होती है। साधारण बजट को प्रस्तुत करने की तिथि के कुछ दिन बाद इस पर आम बहस चलती रहती हैं। साधारण बजट को प्रस्तुत करने की तिथि के कुछ दिन बाद तक बजट पर बहस चलती रहती हैं। दोनों सदन इस पर 3 से 4 दिन बहस करते हैं। इस चरण में लोकसभा इसके पूरे या आंशिक भाग पर चर्चा करती है। इस चरण में लोकसभा में इसके पूरे या आंशिक भाग पर चर्चा कर सकती हैं। इससे संबंधित प्रश्नों को उठाया जा सकता है। बहस के अंत में वित्त मंत्री को अधिकार है कि वह इसका जवाब दें। विभागीय समितियों द्वारा जांच। बजट पर आम बहस पूरी होने के बाद सदन 3 या 4 हफ्तों के लिए स्थगित हो जाता है। इस अंतराल के दौरान संसद की 24 स्थायी समितियां अनुदान की मांग आदि की विस्तार से पड़ताल करती हैं और एक रिपोर्ट तैयार करती हैं। इन रिपोर्टों को दोनों सदनों में विचारार्थ रखा जाता है। स्थायी समिति की व्यवस्था 1993 से शुरू की गई और वर्ष 2004 में इससे विस्तृत किया गया। 1993 से पहले स्थायी समितियां जो है उस पर चर्चा कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि ये व्यवस्था थी नहीं। 1993 में स्थायी समितियों 24 स्थायी समितियों का जो होती हैं, संसद की 24 स्थायी समितियां जो हैं अनुदान की मांग पर रिपोर्ट विस्तार से पड़ताल करती हैं। 1993 से पहले ये थे नहीं, 2004 में इसका विस्तार किया गया। ये व्यवस्था विभिन्न मंत्रालयों पर संसदीय वित्तीय नियंत्रण के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। इसके अलावा बजट पर होती है अनुदान मांगों पर मतदान। विभागीय स्थायी समितियों के आलोक में लोकसभा में अनुदान की मांगों के लिए मतदान होता है। मांगें मंत्रालयवार प्रस्तुत की जाती हैं। पूर्ण मतदान के उपरांत एक मांग अनुदान बन जाती है।
इस संदर्भ में दो बिंदु उल्लेखनीय हैं। पहला, अनुदान के लिए मतदान लोकसभा की विशेष शक्ति है, ठीक, जो राज्यसभा के पास नहीं है। अनुदान के लिए जो मतदान होता है वो। दूसरा, राज्यसभा को मतदान का अधिकार बजट के मताधिकार वाले हिस्से पर ही होता है। इसमें भारत की संचित निधि पर भारित व्यय शामिल नहीं होते हैं। इस पर केवल चर्चा की जा सकती है, भारित व्यय पर तो चर्चा हो सकती है केवल, मतलब उस पर मतदान तो हो ही नहीं सकता। प्रत्येक मांग पर लोकसभा में अलग से मतदान होता है। इस दौरान, यानी जो जितनी भी मांगे होगी, जितनी भी अनुदान की मांगे हैं, उन प्रत्येक मांग पर अलग से मतदान होता है। इस दौरान संसद सदस्य जो है इस पर बहस करते हैं। संसद अनुदान मांगों पर कटौती के लिए प्रस्ताव भी ला सकते हैं। इस प्रकार के प्रस्ताव कटौती को प्रस्ताव कहा जाता है, जिनके 3 प्रकार होते हैं कटौती प्रस्तावों के। देखिए, पहली तो है नीति कटौती प्रस्ताव, दूसरा आर्थिक कटौती प्रस्ताव और तीसरा सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। तो कटौती देखिए अनुदान मांग पर जो होती है 3 प्रकार की होती है। पहले नीति कटौती, ये मांग की नीति के प्रति असहमति को व्यक्त करता है। इसमें कहा जाता है कि मांग की राशि 1 रुपये कर दी जाए। सदस्य कोई वैकल्पिक नीति भी पेश कर सकते हैं। मतलब ये है कि नीति कटौती मांग क्या है, ये मांग नीति के प्रति असहमति को व्यक्त करती है। इसमें कहा गया है कि मांग की राशि 1 रुपये कर दी जाए। सदस्य कोई वैकल्पिक नीति भी पेश कर सकते हैं। दूसरी है आर्थिक कटौती प्रस्ताव। इसमें इस बात का उल्लेख होता है कि प्रस्तावित व्यय से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। इसमें कहा जाता है कि मांग की राशि को एक निश्चित सीमा तक कम किया जाए, या इस मांग को एक मुश्त कटौती हो सकती है, या फिर पूर्ण रूप से समाप्ति या मांग की मध्य में कटौती की भी बात की जा सकती है। तीसरी है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। यह भारत सरकार के किसी दायित्व से संबंधित होता है। इसमें कहा जाता है कि भारत में 100 रुपये की कमी की जाए। मांग जो है उसमें 100 रुपये की कमी की जा सकती है। इसमें कहा जाता है कि मांग में 100 रुपये की कमी जाए। एक कटौती प्रस्ताव में स्वीकृति के लिए निम्न दशाएं अवश्य होनी चाहिए। कटौती प्रस्ताव में स्वीकृति के लिए निम्न दशाएं होनी जरूरी है, तभी कटौती हो सकती है। पहली, यह केवल एक प्रकार की मांग से संबंधित होना चाहिए, ठीक है, एक प्रकार की मांग से संबंधित। दूसरा, इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि इसमें किसी भी प्रकार की अनावश्यक बात नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कटौती से संबंध में केवल मामले से संबंधित होनी चाहिए, मतलब मामला है उसी से संबंधित कटौती की बात होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें संशोधन संबंधी वर्तमान नियम को परिवर्तित करने संबंधी कोई सुझाव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसमें संघ सरकार के कार्य क्षेत्र बाहर किसी विषय का उल्लेख नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसमें भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित कोई व्यय नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसमें किसी न्यायालयीन प्रकरण का उल्लेख नहीं होना चाहिए। इसके द्वारा विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इसके अलावा इस पर पुनर्परिचर्चा की कोई विषय नहीं होना चाहिए जिसके बारे में इसी सत्र में पहले से ही कोई निर्णय लिया जा चुका हो, ऐसा कोई परिचर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये अनावश्यक विषय से संबंधित नहीं होनी चाहिए। अनावश्यक विषय से संबंधित होने का मतलब फालतू चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कटौती की मांग जो है ऐसे किसी विषय के चरित्र आचरण पर परिलक्षित नहीं होना चाहिए जिसके आचरण को केवल एक सुस्पष्ट आधार वाले प्रस्ताव द्वारा ही चुनौती दी जा सकती है। इसके अलावा ऐसे विषय की प्रत्याशा नहीं करनी चाहिए जिससे उसी सत्र में प्रस्तुति के लिए पहले से ही निर्धारित किया गया हो। इसके अलावा ऐसे किसी विषय पर चर्चा की मांग नहीं करनी चाहिए जो कि वैधानिक न्यायाधिकरण अथवा ऐसे वैधानिक प्राधिकार जो कि न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक कार्य में संलग्न हो अथवा किसी आयोग अथवा जांच न्यायालय के समक्ष लंबित हो। एक कटौती प्रस्ताव का महत्व इस बात में है कि अनुदानों पर चर्चा का अवसर हो। ठीक, कटौती प्रस्ताव का महत्व इस बात पर भी है कि उत्तरदायी सरकार के सिद्धांत को कायम करने के लिए सरकार के कार्यकलापों की जांच करे। हालांकि कटौती प्रस्ताव की प्रायोगिक रूप से ज़्यादा उपयोगिता नहीं है, ये केवल सदन में लाए जाते हैं, इन पर चर्चा होती है, लेकिन सरकार बहुमत में होने के कारण इन्हें पास नहीं किया जा सकता। ये केवल कुछ हद तक सरकार पर अंकुश लगाते हैं। अंतिम दिन यदि चर्चा के लिए आवंटित दिन और अनुदानों की मांग मतदान करते हैं तो अध्यक्ष सभी शेष मांगों को मतदान के लिए पेश करता है, उनका निपटान करता है, फिर चाहे सदस्यों द्वारा इस पर चर्चा की गई हो या नहीं। इसे गिलोटिन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बजट में 5वां चरण है विनियोग विधेयक का पारित होना। ठीक, कटौती की बात होगी। विनियोग विधेयक का पारित होने का मतलब है कि संविधान में व्यवस्था की गई कि भारत की संचित निधि से विधि सम्मत विनियोग के सिवाय धन की निकासी नहीं होगी। संचित निधि से इतना धन नहीं निकलना चाहिए कि वो जो सम्मत विनियोग है उसके एक विधि के तहत होना चाहिए। तदनुसार भारत की निधि से विनियोग के लिए विनियोग विधेयक पर पुनर्स्थापित किया जा सकता है। मतलब भारत की निधि से विनियोग जो है
उसके लिए विनियोग विधेयक जो है प्रस्तावित किया जा सकता है ताकि धन को निम्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त किया जाए। पहला कि लोकसभा में मत द्वारा दिए गए अनुदान, भारत के संचित निधि पर भारित व्यय, विनियोग विधेयक की रकम में परिवर्तन करने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की रकम में परिवर्तन करने का प्रावधान रखने वाला कोई भी संशोधन संसद के किसी सदन में प्रख्यापित नहीं किया जाएगा। इस मामले में राष्ट्रपति की सहमति के उपरांत ही कोई अधिनियम बनाया जा सकता है। इसके बाद संचित निधि से किसी प्रकार के धन की निकासी नहीं की जा सकती। इसका अर्थ है कि विनियोग विधेयक के लागू होने तक सरकार भारत की संचित निधि से कोई धन आहरित नहीं कर सकती। विनियोग विधेयक लगना चाहिए तभी कर सकती हैं। इसमें काफ़ी समय लगता है, ये अप्रैल तक खींच जाता है, लेकिन सरकार को 31 मार्च के बाद विभिन्न कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति से निपटने के लिए संविधान द्वारा लोकसभा को ये शक्ति दी गई है। संविधान द्वारा लोकसभा को ये शक्ति दी गई, इस प्रकार के आवश्यक कार्यों के लिए विशेष प्रयासों के माध्यम से धन का आहरण कर सकती हैं। इसे लेखा अनुदान के समय से जाना जाता है। इसे बजट पर आम बहस के उपरांत पारित किया जाता है। इसे सामान्य कुल अनुमान के 1/6 भाग के रूप में 2 माह के व्यय हेतु स्वीकृति दी जा सकती हैं। और छठा चरण है बजट का वित्त विधेयक का पारित होना। वित्त विधेयक भारत सरकार के उस वर्ष के वित्तीय प्रस्तावों को प्रस्तावित करने के लिए प्रस्तावित कर सकते हैं। इस पर धन विधेयक की सभी शर्तें लागू होती हैं। वित्त विधेयक में विनियोग विधेयक के विपरीत संशोधन, वित्त विधेयक का पारित होने का मतलब है कि वित्त विधेयक भारत सरकार के उस वर्ष के वित्तीय प्रस्तावों को पारित करने के लिए प्रस्तावित किया जा सकता है। इस पर धन विधेयक की सभी शर्तें लागू होती हैं वित्त विधेयक पर। वित्त विधेयक में विनियोग विधेयक के विपरीत संशोधन प्रस्तावित किए जा सकते हैं। संशोधन कर को बढ़ाने या घटाने से संबंधित होते हैं वित्त विधेयक में। मतलब उसमें वित्त विधेयक में जो विनियोग विधेयक है उसके विपरीत संशोधन प्रस्तावित हो सकते हैं। अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम 1931 के अनुसार, अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम 1931 के अनुसार वित्त विधेयक को 75 दिनों के भीतर प्रभावी हो जाना चाहिए। वित्त अधिनियम बजट के आय पक्ष को विधिक मान्यता प्रदान करता है और बजट को प्रभावी स्वरूप प्रदान करता है। इसके अलावा अन्य अनुदानों की बात करूं तो बजट जिसमें एक वित्तीय वर्ष हेतु आय और व्यय का सामान्य अनुमान होता है के अतिरिक्त संसद द्वारा असाधारण या विशेष परिस्थितियों में अनेक अनुदानें भी दी जाती हैं। इसके अलावा अनुपूरक अनुदान क्या होते हैं? इसे संसद द्वारा तब स्वीकृत किया जाता है जब किसी विशेष सेवा हेतु विनियोग विधेयक द्वारा प्राधिकृत राशि उस वर्ष हेतु चालू वित्तीय वर्ष में अपर्याप्त पाई गई हो तो अनुपूरक अनुदान होते हैं। अतिरिक्त अनुदान ये तब प्रदान की जाती है जब उस वर्ष हेतु बजट में किसी नई सेवा के संबंध में व्यय प्रकल्पित नहीं किया गया हो। नई सेवा हो, मान लो उसमें नहीं किया गया हो, प्रकल्पित नहीं किया हो, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता होती है तो फिर अतिरिक्त अनुदान होता है। इसके अलावा अधिक अनुदान की बात करें तो इस प्रकार की मांग तब की जाती है जब उस वर्ष के बजट में सेवा के लिए निर्धारित रकम से ज़्यादा रकम व्यय हो। वित्त वर्ष के उपरांत इस पर लोकसभा में मतदान होता है। इस प्रकार की मांग को लोकसभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करने से पहले संसद में लोक लेखा समिति की मंजूरी मिलना अनिवार्य होता है। इस प्रकार की मांग को लोकसभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करने से पहले संसद में लेखा समिति से मंजूरी मिलना अनिवार्य होता है। बात करें प्रत्ययानुदान, तो प्रत्ययानुदान जब किसी सेवा या मद के लिए आकस्मिक रूप से धन की अत्यधिक एवं तुरंत सहायता होती है तो इस प्रकार की अनुदान मांग रखी जाती हैं। ये कहा जा सकता है कि ये लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक होता है। अपवादानुदान होता है, तो अपवादानुदान क्या होता है? इसे विशेष प्रयोजन के लिए मंजूर किया जाता है तथा ये वर्तमान वित्तीय वर्ष या सेवा से संबंधित नहीं होती हैं। सांकेतिक अनुदान, सांकेतिक अनुदान क्या है? ये अनुदान तब रखी जाती हैं जब पहले से प्रस्तावित किसी सेवा के अतिरिक्त सेवा के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए लोकसभा में प्रस्ताव रखा जाता है और उस पर मतदान होता है, फिर धन की व्यवस्था की जाती है। ये किसी अतिरिक्त व्यय से संबंधित नहीं होती हैं। अनुपूरक, अतिरिक्त, असाधारण अनुदान एवं वोट ऑफ क्रेडिट के लिए उस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती हैं जैसे कि साधारण बजट के लिए अपनाई जाती हैं। अब देखिए निधियाँ, तो निधि क्या है? देखिए निधियाँ क्या होती हैं। भारत का संविधान केंद्र सरकार के लिए निम्न 3 प्रकार की निधियों की व्यवस्था करता है। भारत की संचित निधि 266 में दी हुई है।
भारत का लोक लेखा भी 266 में, और भारत की आकस्मिकता निधि जो है 267 में दी हुई हैं। तो अनुच्छेद 267 और 266 दो ऐसे अनुच्छेद हैं जहाँ भारत की निधियों की बात हुई है। तो भारत की संचित निधि और लोक लेखा और आकस्मिकता निधि। संचित निधि क्या है? ऐसी निधि जिसमें सभी प्राप्तियां उधार ली जाती हैं और भुगतान जमा किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, इसके अलावा राजकोष, विधेयकों, ऋणों, अर्थोपाय, अग्रिमों को जारी केंद्र सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण, और इसके अलावा ऋणों की पुनर्अदायगी में सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि, इसके अलावा भारत की संचित निधि का भाग, ये सारी चीज़ें मानी जाएगी। भारत सरकार की ओर से विधिक प्राधिकृत सभी भुगतान इस निधि में प्राधिकृत किए जाएंगे। इस निधि में किसी भी प्रकार धन को संसदीय विधि के सिवाय विनियोजित या जारी या नहीं निकाला जा सकता। बात करते हैं भारत का लोक लेखा। सभी अनिवार्य सार्वजनिक धन भारत सरकार या उसके लिए भारत के लोक लेखों में से ऋण लिया जाता है। सार्वजनिक धन का मतलब है भारत के संचित निधि से ऋण जो लिया था उसके अलावा। इसमें भविष्य निधि जमा, न्यायिक जमा, बचत बैंक जमा, विभागीय जमा आदि शामिल होते हैं। इस लेखे को कार्यकारी प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है, अर्थात इस खाते से भुगतान संसदीय विनियोजन के बिना नहीं किया जा सकता। मतलब संसदीय विनियोजन के बिना किया जा सकता, नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि संसदीय विनियोजन के बिना भी कर सकते हैं। न्यायिक जमा में, बचत, इसके अलावा बैंक जमा में, विभागीय जमा में कर सकते हैं। इस प्रकार के भुगतान मुख्यतः बैंक आदान प्रदान से संबंधित होते हैं। भारत की आकस्मिकता निधि। संविधान संसद को भारत की आकस्मिक निधि के गठन की अनुमति देता है। इसमें समय समय पर विधि द्वारा निर्धारित विधियां प्राप्त की जाती हैं। संसद द्वारा भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 से शुरू हुआ। संसद के द्वारा भारत की आकस्मिक निधि 1950 से शुरू हुई। इस निधि को राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव द्वारा रखा जाता है और ये निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहती हैं। वह किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए इसे अग्रिम दे सकता है, जिसे बाद में संसद द्वारा प्राकृत करवाया जा सकता है। भारत के लोक लेखा की तरह इसे कार्यकारी प्रक्रिया से संचालित किया जा सकता है। संसद की बहुक्रियात्मक भूमिका जो है वो समझेंगे, लेकिन संसद की बहुक्रियात्मक प्रक्रिया जो है अभी नहीं समझ पाएंगे और इसको हम बाद में समझेंगे। और ये मुश्किल से घंटे भर का बच्चा है, घंटे भर का भी नहीं है, ये आधे घंटे का बच्चा है। इसको हम आगे करने वाले हैं। फिर हम समझेंगे संसदीय समितियां, और ये भी संसदीय समितियां जो है बेहद छोटा सा टॉपिक है। फिर संसदीय मंचों को समझेंगे, वो तो एक दिन का ही है। फिर संसदीय मंच के बाद संसदीय समूह समझेंगे, ये तो आधे दिन का ही है। फिर उच्चतम न्यायालय को समझेंगे, तो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी छोटा ही, ज़्यादा बड़ा नहीं है। फिर न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू को समझेंगे। फिर हम समझेंगे न्यायिक सक्रियता। जुडिशियल रिव्यू के बाद जुडिशियल एक्टिविज्म। फिर समझेंगे जनहित याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। उसके पश्चात अगला भाग शुरू हो जाएगा राज्य सरकार।